बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने फिर से नोटिस थमा दिया है। राजेंद्र वर्मा प्रकरण में मुनेश गुर्जर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगले 3 दिन में स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर से जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर एक पक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो 3 दिन में जवाब नहीं आया तो मुनेश गुर्जर पर फिर से कार्रवाई होगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कुछ ही समय पहले उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी। निलंबन आदेश को हाईकोर्ट की ओर से रद्द किया गया था, जिसके बाद आज पूजा पाठ करने के बाद वो दोबारा से अपना कार्यभार संभालती हुई नजर आई। तस्वीरें भी उस दौरान आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर वो पहुंची, और उसके बाद जो पार्षद समर्थन में थे वो भी उस दौरान मौजूद रहे। जमकर उनका स्वागत किया गया। लेकिन इस बीच अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि दोबारा से मुनेश गुर्जर को नोटिस थमाया गया है। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, अभी दोबारा से कार्यभार संभाला उन्होंने, अब अगर 3 दिन में जवाब नहीं दे पाती तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए 3 दिन का ये जो नोटिस है वो दिया गया है, और इस नोटिस में जो है जवाब मांगा गया है, क्योंकि जिस तरह से एक पक्षीय जो है कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही गई थी, तो इस कारण से जो जवाब है वो वापस से 3 दिन का वक्त देकर के जो मांगा गया है। और ये राजेंद्र वर्मा का प्रकरण है। ये जो प्रकरण है बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पहले से जो मामला चल रहा था उसे देखा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो सस्पेंशन था वो अलग मामले के कारण सस्पेंशन था, यानी कि उनके जो रिश्वत प्रकरण रहा था उस वाले मामले में सस्पेंशन किया गया था। लेकिन इससे पहले जो राजेंद्र वर्मा अतिरिक्त आयुक्त हुआ करते थे हेरिटेज नगर निगम में, उनसे जो है मुनेश गुर्जर का और समर्थक पार्षदों का जो है एक विवाद हुआ था, और इस विवाद के कारण से ये मसला काफी आगे बढ़ा। और उसके बाद में जिस तरह में मुकदमा दर्ज है, और उसके साथ उन्होंने करने के साथ ही में उनसे जो है राजकार्य में बाधा किए, तो उस वाले मामले में जो है ये स्वायत्त शासन ने विभाग ने जो है एक बार नोटिस दे करके और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, और उस पर लिखा है कि क्या जो है विधि सम्मत इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो उसे लेकर के यहाँ पर जो जवाब तलब है वो यहाँ पर महापौर से किया गया है। 23 तारीख के जो है ये नोटिस जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जिसकी तामील आज करवाई गई है। और यहाँ पर ये नोटिस आने के बाद से ही मेयर से जब इस बारे में हमने पूछा तो उन्होंने कहा है कि अब वे किसी भी तरह से जो है हर हाल में जो है तैयार है किसी भी चुनौती को लेकर के, लेकिन उन्हें सरकार पर भरोसा है, और उन्होंने कहा कि ईश्वर पे वे भरोसा रखती हैं, और इसी वजह से उन्हें हाईकोर्ट से कल राहत मिली थी, और आज भी अब वे उम्मीद रखती हैं कि इस मामले में उन्हें आगे चल करके बिल्कुल महेश, तो सरकार पर भी भरोसा है, ईश्वर पर भी भरोसा, और उससे पहले जैसा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि न्यायपालिका पर भी भरोसा था। अब देखना है कि 3 दिन में क्या कुछ जवाब पेश किए जाते हैं मुनेश गुर्जर की ओर से। बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान हाईकोर्ट से हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद पिछले 18 दिनों से खाली चल रहे मेयर के पद को मुनेश गुर्जर ने फिर से संभाल लिया। मुनेश गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ निगम ऑफिस पहुंचकर पदभार संभाला। इस दौरान मुनेश के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। इससे पहले हेरिटेज निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने श्री गोविंद देव जी मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद हाईकोर्ट से ऑर्डर की कॉपी आने पर मुनेश ने फिर से कार्यभार संभाल लिया। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मेयर मुनेश गुर्जर ने दोबारा से कार्यभार संभाल लिया। आपको बता दें, इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, और निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। और इसके बाद जैसे ही नोटिस सामने आया हाईकोर्ट के आदेश, उसके बाद उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। 3 तस्वीरें, सबसे पहले मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा पाठ किया, और उसके बाद समर्थकों के साथ वो निगम पहुंची और वहां पर कार्यभार ग्रहण किया। हेरिटेज नगर निगम में एक बार फिर महापौर के पद पर मुनेश गुर्जर की वापसी हो गई है। निलंबन के बाद में हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एक बार बात करने की कोशिश है उनसे। मैडम, क्या कुछ अब प्राथमिकताएं आपके रहने वाली है?
देखिए, मैंने पहले भी मेरी प्राथमिकता सफाई और हर जनहित के कार्यों की है। आगे भी मेरा वही रोड मैप रहेगा। जनहित के जितने भी कार्य हैं वो ना मैं बाधित होंगी, मैं खुद फील्ड में उतरूंगी, फील्ड में काम करूंगी। और जयपुर की जनता ने मुझे अथाह प्यार दिया है। मैं हमेशा से रोड पे चलने वाली हूँ, अभी भी रोड पे ही चलूंगी। एक लंबा वक्त 18 दिन का गैप रहा है, सस्पेंशन आपका हुआ डीएलपी की तरफ से। आपको लगता है कि आपकी बात सुनी ही नहीं गई और उससे पहले ही कार्रवाई कर ली गई, और यही बात कहीं भी आपने हाईकोर्ट में रखी जो आपका आधार बनी? देखिए, 3 दिन तक सुनवाई हुई है और मुझे लगता है सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, पर अभी माननीय न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग है, तो मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बाकी सुदर्शन चक्र वाले पे मेरा पूर्ण विश्वास है, मेरी सरकार पे मेरा पूर्ण विश्वास है, कांग्रेस पार्टी पे मेरा पूर्ण विश्वास है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मुझे मौका देंगे और मैं उनके समक्ष अपनी पूर्ण बात रखूंगी। और मैं कांग्रेस की सच्ची कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, सरकार से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी आदेश होगा वो मेरे सर माथे पे होगा। पर जब भी मैं आपके समर्थकों से बात करता रहा या पार्षदों से या आपके परिवारजनों से, तो बात ये बार बार आई कि राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सुशील जी को और आपको फंसाया गया। ये षड्यंत्र करने वाला कौन था आखिर? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये न्यायालय में प्रकरण पेंडिंग है और न्यायालय में जो भी बात है वो साफ क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मुझे मौका देंगे मैं उनके समक्ष रख के अपनी पूर्ण बात को रखूंगी। और पर मेरे लिए ज़रूरी था ये लड़ाई, इसलिए कि जिस तरीके से मेरी छवि को धूमिल किया गया तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। तो वहीं मुनेश गुर्जर को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने भी स्पष्ट किया है कि निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक को लेकर सरकार विधिक अध्ययन करवा रही है। ऐसे मामलों में सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। विधिक राय लेकर मुनेश गुर्जर पर कार्रवाई की जाएगी। लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी, उसके बाद सरकार मामले मांगने से नोटिस दिया हुआ है। अतिरिक्त आयुक्त ने जो शिकायत करी, कल भी आपके निवास में सर मीटिंग हुई है। जो एडिशनल कमिश्नर से जो अभद्रता हुई थी 16 जून को, उस मामले में भी नोटिस दिया था। उस मामले में सरकार एक्शन लेगी। हाँ, उस मामले में उसका जवाब मांगा है। सर, कल भी आपके निवास में मीटिंग हुई है इस मामले में? कोई मीटिंग नहीं। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने रिजल्ट जारी किया। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी हो चुका है। मार्च से लेकर मई 2023 की कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हुआ है। शिक्षा संकुल में ये रिजल्ट जारी किया गया। स्कूल शिक्षा शासन सचिव नवीन जैन सहित अधिकारी भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं जहां पर 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने रिजल्ट जारी किया। दूसरी चीज क्या, आजकल ट्रेंड ऐसा आ गया है कि लोग 1 डे सीरीज, 1 वीक सीरीज, 1 मंथ सीरीज से पढ़ते हैं। वो भी ठीक नहीं है। नियमित रूप से पढ़ाई होनी चाहिए। इसलिए मैं कई बार हमारे शिक्षाविदों से ये भी कहता हूं कि आप पाठ्यक्रम ऐसा बनाएं जिसमें पीरियोडिकल टेस्ट हो, 6 माही का की परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा हो, और उसमें केवल रटकर पास न हो, उसके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। वो तभी होगा जब हम अपनी परीक्षा पद्धतियों में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करके बच्चे का समय समय पर टेस्ट होता रहे, समय समय पर परीक्षाएं होती रहे, तो वो भी दूसरी तरफ वो भी बहुत घातक है। आजकल जो हमारे कोचिंग क्लासेज वाले हैं वो क्या करते हैं, हर हफ्ते टेस्ट, हर 15 दिन में टेस्ट। वो भी ठीक नहीं है। उससे क्या होता है कि टेंशन हो जाता है। इसीलिए हमने शनिवार को नो बैक्स डे रखा हुआ है। उस दिन कई तरह के प्रोग्राम हमारे शिक्षा विभाग द्वारा, हमारे सेक्रेटरी महोदय खूब मेहनत कर रहे हैं। कभी गुड टच और बैड टच के बारे में, तो कभी स्वास्थ्य के बारे में, कभी उनके, अभी आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को हमारे करीब 1 करोड़ विद्यार्थियों ने एक साथ। उधर ब्यावर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और बीजेपी के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। विजयनगर में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। 2023 के चुनाव 2024 की दिशा तय करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2023 में राजस्थान इतिहास रचेगी। ऐतिहासिक संगम है
किसान महासम्मेलन का के लिए आदरणीय पाया जा रहा है सबकी तरफ से, और ये गुलाब के फूलों की बरसात। हमारा नेता कैसा हो, एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। वो इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। हमारे वर्ग को वोट लेने के बाद सिर्फ पीड़ा, दुख और परेशानी देने का काम किया है। आज फल फूल साग सब्जी जो भी चीज बाजार में मिलती है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है, टमाटर तो 200 रुपए किलो हो गया था। तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की सरकार ने झूठे मुंह ये तक नहीं बोला कि हम कोशिश करेंगे, हम दाम कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं साहब, उनको मालूम है चुनाव आएगा तो भाषण देने पहुंच जाओ, भगवान का नाम लो, मंदिर का नाम लो, मस्जिद का नाम लो, हिंदू का नाम लो, मुसलमान का नाम लो और वोट ले लो। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोल रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे कंट्राडिक्शन सिस्टम में प्रवेश करेंगे। कंट्राडिक्शन शब्द इसलिए यूज किया, विरोधाभासी व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हमें समानता होगी, एक वोट एक मूल्य, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता होगी। इसको कौन दूर करेगा? कांग्रेस के बहुत लोगों ने शासन किया, अनुसूचित जाति वर्ग के वोट भी लिए, SC/ST के भी वोट लिए, लेकिन जो बाबा साहब चेतावनी देके गए थे उस पर चिंतन नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो शुरुआती दिनों में कहने लग जाते हैं इस देश में कितने गांव हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची। हम सब लोग वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, अध्ययन करते हैं। हमने समझा ये क्यों करा रहे हैं, तो पता चला कि जो बाबा साहब चेतावनी देके गए थे उसकी पूर्ति करने का बोला समय अब आया। जहां जहां असमानता है मैं समानता लाऊंगा, ये नरेंद्र मोदी जी का सोच है। आप देखिए, ठीक है बिजली आई होगी, बाकी सब गांव में आई होगी, लेकिन 18,000 छूट गए, उसमें कोई चिंतन नहीं कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा अभी एक गांव में बिजली है, एक गांव में बिजली नहीं, ये असमानता है, ये ठीक नहीं है। फिर आप देखिए PM आवास। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कल प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं लड़खड़ाएंगी। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल नर्सिंग कर्मचारियों के प्रदेश में सबसे बड़ी रैली होगी। बड़े स्तर पर कर्मचारियों ने CL के लिए आवेदन किया है। कल प्रदेश में नर्सेस का सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार देखने को मिलेगा। जयपुर में 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी जुटेंगे। रामलीला मैदान में एकजुट होकर 11 सूत्री मांगों पर प्रदर्शन किया जाना है। SMS मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान पर रैली के रूप में ये सभी पहुंचेंगे और जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो कुल 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसे लेकर 30,000 से ज्यादा नर्सिंग कर्मी कल प्रदर्शन करेंगे। कार्य बहिष्कार किया जाएगा, हड़ताल पर उतरेंगे। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की उनकी ओर से ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि कल स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर जो सेवाएं दी जाती हैं उनका क्या होगा? क्या चिकित्सा सुविधाएं लड़खड़ा जाएंगी कल, या फिर कोई वैकल्पिक उपाय किया जाएगा? इस वक्त ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी जुटेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली निकाली जाएगी। रामलीला मैदान में एकजुट होकर 11 सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन किया जाना है।
तो मरीज और तीमारदारों की मुश्किलें कल बढ़ सकती हैं क्योंकि 30,000 कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि जब प्रदर्शन करेंगे 30,000 नर्सेस कर्मचारी, तो मरीजों का क्या हो गया? क्या कोई वैकल्प ढूंढा गया अब तक? देखिए, बिल्कुल वैकल्पिक इंतजामों को लेकर के अस्पताल प्रबंधन है और साथ ही में चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसी बात में अभी जुटे हुए हैं और लगातार बैठक जो है वो चल रही है कि कल का दिन सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा जो लंबे समय से पहले ही कर दी थी नर्सिंग कर्मचारियों ने, और उनके आंदोलन में कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और 11 सूत्रीय मांगे, खासतौर पर सबसे बड़ी मांग उसमें यही है कि केंद्र के समान वेतन की मांग ये कर रहे हैं और साथ में एक अतिरिक्त जो है अलग से निदेशालय नर्सिंग का वो बनाने की जो है मांग उन्होंने वहां पर रखी है। इस तरह की जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर के लंबे समय से अलग अलग तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन कल प्रदेश भर के जो अस्पताल हैं उनमें नर्सिंग कर्मचारी मुश्किल मिलेंगे क्योंकि सभी लोग जो है लगभग नर्सिंग का एक बड़ा तबका जो है वो यहाँ हड़ताल, अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं लड़खड़ाना तय मानिए। निश्चित तौर पे महेश, और देखना ये अहम होगा कि इस बार के प्रदर्शन से कितना असर पड़ता है। आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। सांकेतिक रूप से किसानों ने स्वयं को बंधक बना दिया। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर सिंचाई का पानी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते लंबे वक्त से वो संघर्षरत हैं। आज इसे लेकर एक अनूठा प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जहां पर किसानों ने खुद को ही बंधक बना लिया। उनकी ओर से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द सिंचाई का पानी दिया जाए। गंग कैनाल में पहले 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि इसे घटाकर 600 क्यूसेक कर दिया गया है, जिससे कि ठीक तरीके से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर फसल खराब होते हैं, चौपट होते हैं, तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। सहयोगी अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है अभी? देखिए, किसान संगठनों के द्वारा पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से लगातार संघर्ष किया जा रहा है और जब कोई बात बनती हुई नहीं दिखाई दी तो आखिरकार महाराजा गंगा सिंह चौक पर हताश किसानों ने अपने आप को बंधक बना लिया। हम विजुअल्स में एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं कि 4 किसानों ने अपने आप के हाथ और गर्दन को लाठी और बल्लियों से बांधते हुए बंधक बना लिया है सांकेतिक रूप से, और कुछ किसान प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे इन किसानों का कहना है कि वे अपना हर संभव जतन कर चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार किसी के भी कानों पर जू नहीं रहेंगी। और यही एक वजह है कि गंग नहर के हजारों किसानों को सिंचाई पाने के लिए पिछले 10 दिन से महरूम रहना पड़ रहा है। फिलहाल किसानों का ये अनूठा प्रदर्शन पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार जारी है। बिल्कुल अशोक, अब बड़ा सवाल यह है कि पानी कब तक पहुंचेगा किसानों के पास सिंचाई के लिए, जिससे कि उनकी फसलें चौपट न होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जोधपुर के बिलाड़ा और डांगियावास ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक में पर्यवेक्षक के सामने हंगामा शुरू हो गया और विधायक हीरालाल मेघवाल को पहनाने की कोशिश की गई। दरअसल चुनावी दावेदारों का आवेदन लेने के लिए बिलाड़ा पहुंचे पर्यवेक्षक विक्रम सिंह शेखावत और डिम्पल राठौड़ के सामने सभा स्थल पर विधायक हीरालाल मेघवाल के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान अन्य गुट के समर्थक भी नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते दोनों पक्षों के दावेदार आमने सामने हो गए और आपस में भिड़ते नजर आए। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी हुई। मौजूद एक कार्यकर्ता जूते की माला लेकर वर्तमान विधायक हीरालाल मेघवाल को उसे पहनाने की कोशिश करते हुए भी नजर आया। हीरालाल मेघवाल कांग्रेस से बिलाड़ा में वर्तमान विधायक भी हैं और कांग्रेस देहात के जिला अध्यक्ष भी हैं। इसे लेकर के कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने को लेकर बिलाड़ा विधायक को नाराजगी का सामना करना पड़ा। तो वहीं कोटपुतली के पावटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। जवाहर नवोदय स्कूल में छात्र की मौत के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। घटना से पूर्व छात्र का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में छात्र सचिन रात 12 बजे कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉस्टल से निकलकर स्कूल की तरफ जाता हुआ छात्र दिखाई दिया। स्कूल के क्लासरूम में फंदे से लटका सचिन का शव मिला है। तो ठीक आत्महत्या से पहले का सचिन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर वो हॉस्टल से निकलकर स्कूल की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छात्र की
मौत मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जिसे लेकर लगातार लोगों की ओर से जल्द आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि शिक्षकों की ओर से दबाव बनाया गया, जिसके बाद उसने आत्महत्या की। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। गुरुवार को भाजपा के प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उदयपुर पहुंचे। यहां पर जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। गहलोत सरकार ने आरोप लगाया कि कोयले सप्लाई नहीं हो रहा है और कोयले का दाम बढ़ गया है। बिजली का दाम मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो थर्मल कोल है देश में, मैं कोयला मंत्री के नाते थर्मल कोल का प्राइसेस जो है एज इट इज है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ है। मुझे ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए दुख होता है, लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेटली गहलोत साहब झूठ बोल रहे हैं। ही इज लाइंग। तो ये ऐसे झूठ बोलना है तो नॉर्मली हम नहीं, क्योंकि लेकिन हमको स्पष्टता करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, थर्मल कोल में बढ़ोतरी नहीं। तो वहीं जयपुर में बीजेपी का अनुसूचित जाति का प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी शामिल हुए। वहीं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी शामिल हुए। राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। किस चीज के लिए मांगते हो मुझे? कि आपने आजादी के बाद इस देश में किया क्या? सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय देश को बांटने के, सिवाय इस देश में खाई लगाने के, सिवाय इस देश में लोगों को लड़ाने के लिए, सिवाय इस देश में फूट डालो राज करो, इसके लिए कोई काम किया हो तो बताएं। आज आप लोग ईमानदारी से काम करते इतने वर्षों तक, तो शायद देश आज दुनिया। इस बुलेटिन में फिलहाल